अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 12वां चैप्टर चल रहा है हमारा। इसमें हम 2 हिस्से इससे पहले देख चुके हैं और आज हम इसके तीसरे हिस्से की बात करने वाले हैं। हमारा ये जो तीसरा हिस्सा है इसमें हम वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर असर पैदा करते हैं, बराबर, वो देख रहे हैं। इससे पहले हम इकोनॉमी फैक्टर देख चुके थे, इक्तिसादी फैक्टर्स देख चुके थे। आज हम बात करेंगे सामाजिक परिबलों यानी कि सोशल फैक्टर्स की, सांस्कृतिक परिबलों यानी कि कल्चरल फैक्टर्स की, टेक्नोलॉजिकल परिबलों यानी कि टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स की, राजकीय परिबलों यानी कि पॉलिटिकल फैक्टर्स की, धाराकीय परिबलों यानी कि लीगल फैक्टर्स की। इसमें हम सबसे पहले आज बात करेंगे सामाजिक परिबलों यानी कि सोशल फैक्टर्स। देखो, किसी भी कारोबारी इकाई की अगर हम बात करें तो कोई भी कारोबारी इकाई ये बनती भी समाज से है, ये चलती भी समाज से है, इसको कामयाब भी समाज ही करता है, और अगर ये बंद भी होती है तो कहीं ना कहीं पे समाज की वजह से, क्योंकि बस वो कस्टमर्स नहीं मिल रहे या वहाँ पे कारीगर नहीं आ रहे, बराबर। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सोशल फैक्टर्स इसके ऊपर असरात पैदा करते हैं। या तो अगर आसान लफ्ज़ों में कहना हो तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी कारोबारी इकाई की सरगर्मी को हम समाज के बगैर सोच भी नहीं सकते। समाज है तो कारोबारी इकाई है, समाज नहीं है तो कारोबारी इकाई भी नहीं है। अच्छा, अब सबसे पहले तो समाज यानी क्या? समाज यानी अफराद का गिरोह, बराबर, समाजी इदारे, समाजी परंपराएं वगैरह। अब देखो, समाज क्या करता है? समाज हमेशा कुछ ना कुछ सरगर्मियाँ करता रहता है। जैसे समाज के अब समाज अलग अलग समाजों की अगर हम बात करें तो अलग अलग समाज का अपना धर्म है, अपनी जाति है, बराबर, अपने रीति रिवाज है, अपने त्यौहार है, अपने फैसले हैं, अपनी तरक्की है। अब हर एक समाज क्या करता है? अपने इन रीति रिवाजों को, अपने मज़हब को, अपनी जाति को अलग अलग तरीक़ों से सेलिब्रेट करता रहता है, जिसको हम आसान लफ्ज़ों में त्यौहार भी कहेंगे कि भाई अलग अलग त्यौहार होते हैं, अलग अलग त्यौहार अलग अलग समाज अलग अलग जातियाँ मनाते हैं। अब ये अलग अलग त्यौहार मनाने में या अलग अलग अपने रीति रिवाजों को निभाने में समाज को जिस सामान की ज़रूरत होती है या समाज जिन चीज़ों का इस्तेमाल करता है, वो चीज़ें आती कहाँ से है? वो चीज़ें आती हैं कारोबारी इकाई से, बराबर। यानी अगर समाज अपनी किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर रहा है, अपने किसी त्यौहार को, अपने किसी मान्यता को, अपने किसी रीति रिवाज को, तो डायरेक्टली उसका असर हमारी कारोबारी इकाई पर हो रहा है। हाँ, हो रहा है, क्योंकि जितने देखो, अगर हम एक ईजीली बात करें ना कि हमारे समाज में ख़ास किस्म के कारोबार होते हैं जो अलग अलग जाति और गिरोह से जुड़े हुए रहते हैं। यानी आपको तो पता है कि हमने 11वीं को पहला चैप्टर में हमने देखा था कि हिंदू जुड़ा हुआ ख़ानदान है ना, कि उसमें मैंने आपको राजस्थान का एग्ज़ाम्पल दिया था कि वो आज भी वो जो कॉटन में चुनरी जैसा जिसको बोलते हैं चुनरी डिज़ाइनिंग, वो कहाँ पे होती है? वो राजस्थान में होती है, बराबर। तो राजस्थान में भले वो बनता है वो कपड़ा, लेकिन क्या हम पूरे भारत में उसको देख नहीं सकते? देख सकते हैं, बिल्कुल इजीली देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ी, बराबर। तो वो राजस्थान से दूसरी रियासत में आया, यानी कि गुजरात में आया। इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने अपनी जो कला थी उसको हमारे साथ शेयर किया, और अपनी कला की वजह से उनको क्या मिला? रोज़गार मिला। वैसे ही कारोबारी इकाई भी अपनी कोई प्रोडक्ट होती है, अपनी कोई पैदावार होती है, उसको समाज के दूसरे जाति के लोगों के साथ, दूसरे मज़हब के लोगों के साथ शेयर करती है और उससे कहीं ना कहीं पर अपना रोज़गार हासिल करती है। इसके बाद आता है सांस्कृतिक परिबलों यानी कि कल्चरल फैक्टर्स जिसको हम कहेंगे, या तहजीबी फैक्टर्स भी जिसको हम कहेंगे। देखो कि सबसे पहले तो कल्चरल तहजीब में किस किस का शुमार होगा? समाज के अपने परंपराएं, अपनी रीति रिवाजें, अपनी आदतें, इसका शुमार होगा। अब बहुत बार क्या होता है कि हम ये जो तहजीबी फैक्टर्स है इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, और इस तहजीबी
फैक्टर्स को नज़रअंदाज करने की वजह से कई बार ऐसा होता है कि हमारी कारोबारी इकाई के लिए हमने जो मंसूबे बनाए थे वो मंसूबे हमारे फेल हो जाते, वो मंसूबे इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो हमें क्या करना है, जब भी हम हमारी कारोबारी इकाई के लिए कोई योजना बनाए, कोई मंसूबा बनाए, कोई प्लान रेडी करें, तो तब हमें हमारे इस तहजीबी फैक्टर्स के बारे में भी सोचकर चलना है। इसके बाद आता है टेक्नोलॉजिकल परिबलों, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में हमें किस किस्म की टेक्नोलॉजी का शुमार हमारी कारोबारी इकाई में करना है, इसका हमें अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, बराबर। क्योंकि हम हमारी कारोबारी इकाई में कौन सी टेक्नोलॉजी को किस हद तक यूज़ करना चाहते हैं या कौन सी टेक्नोलॉजी की वजह से हमें ज़्यादा आसानी होगी, हमें ये देखना होगा। क्योंकि जो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स है उसमें आप भी जानते हो और मैं भी कि बहुत रफ्तार से बदलाव आते हैं, बराबर। अब हमारे यहाँ पे ऐसी बहुत सी टेक्नोलॉजी है फ़िलहाल भारत में जो अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको दूसरे मुल्कों से दरआमद करते हैं, बराबर। तो हमें क्या करना चाहिए, भारत की अगर हम बात करें तो हमें मशीनों का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल सके, बराबर। जैसे अभी कितने सारे ऐसी कितनी सारी कारोबारी इकाइयाँ हैं कि जहाँ पर यंत्र मानव यानी कि रोबोट का इस्तेमाल होता है, बराबर। क्यों रोबोट का इस्तेमाल होता है, क्योंकि रोबोट एक अच्छी क्वालिटी का और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में किसी भी सामान का पैदावार करते हैं। क्योंकि वो इंसान नहीं है ना कि वो थकेंगे या उनका दिमाग थक जाएगा, वो तो बस मशीन है, वो तो काम करता रहता है। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का रोज़गार छीन जाता है। जिसमें अभी आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं कि अभी आप बैंकों में देखते होंगे, पहले हमें पासबुक में एंट्री पढ़वानी होती थी तो हम लोग लाइन में खड़े होते थे और पासबुक में एंट्री पढ़वाते थे। एक कंप्यूटर के ऊपर एक बंदा बैठा हुआ होता था और वो हमें पासबुक में एंट्री करके देता था। लेकिन अभी आप देखो ई बैंकिंग और एम बैंकिंग की वजह से या तो फिर बैंक में ज़्यादा से ज़्यादा नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने की वजह से अब ये सारे लोग कैसे हो गए हैं, बेरोज़गार हो गए हैं। क्यों? क्योंकि ई बैंकिंग और एम बैंकिंग की वजह से कंप्यूटर के ज़रिए या इंटरनेट कनेक्शन जिसमें हो ऐसे स्मार्टफोन के ज़रिए लोग इजीली अपने बैंक का स्टेटस जान सकते हैं। उसके बाद आता है राजकीय परिबल, पॉलिटिकल फैक्टर्स। सरकार के साथ जुड़े हुए कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमारी कारोबारी इकाई के ऊपर सीधा सीधा असर पैदा करते हैं। मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल दूं, अगर आप लोग थोड़ा कुछ साल पीछे चलो तो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा कि पश्चिम बंगाल में, मगरबी बंगाल में टाटा ग्रुप ने टाटा मोटर्स कंपनी की नैनो मोटर कार के प्रोजेक्ट की बात रखा था। लेकिन मगरबी बंगाल में उसका इतना विरोध हुआ, लोगों ने उसकी इतनी मुखालिफत की कि टाटा ग्रुप ने ये सोचा कि अब मैं जो अपना नैनो मोटर कार का जो प्रोजेक्ट है इसको किसी दूसरी रियासत में शिफ्ट कर देता हूँ। उस वक्त में गुजरात सरकार ने टाटा मोटर्स को इस प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत सारी ऐसे शर्तें थी कि जिससे उनकी हौसला अफजाई हो सकती थी और जिससे उन्हें आसानी हो सकती थी। तो हमने मीन्स गुजरात सरकार ने टाटा मोटर्स के पास ये बात रखी और टाटा मोटर्स कंपनी ने हमारे इस बात को मंजूर करते हुए हमारे गुजरात में टाटा मोटर्स कार का प्रोजेक्ट हमारे गुजरात की अगर हम बात करें तो साणंद में शुरू किया। जिसकी वजह से क्या हुआ, गुजरात सरकार भाई सनदी इदारों को या सनदी कंपनियों को बहुत फ्रेंडली वातावरण या बहुत फ्रेंडली माहौल फराहम करते हैं, ऐसी इम्प्रेशन हमारी सनदी दुनिया में गई। जिसकी वजह से हमारे गुजरात के बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिला और हमारी गुजरात की एक बहुत पॉजिटिव छवि सनदी दुनिया में कायम हुई। इसके बाद आता है धाराकीय परिबलों, लीगल फैक्टर्स या कानूनी सरमायाकारी जिसको हम कहेंगे। कि आप देखो कि कानूनी जो फैक्टर्स मतलब क्या कि भाई जो कायदे हमारी संसद ने या हमारी विधानसभा ने मुकर्रर किए हैं या पास करवाए हैं उनके ऊपर हम अमल करें। अब कोई भी कारोबारी इकाई हो वो अपनी सरगर्मियाँ किसके लिए करती है, समाज के लिए करती है, बराबर, समाज की तरक्की के लिए करती है।
तो जब हम समाज की भलाई सोच रहे हैं तो हमें हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी बताई हुई बातों के ऊपर भी अमल करना पड़ेगा, और अगर हम उसके ऊपर अमल ना करें तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि हम प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। बराबर। अब देखो, कारोबारी तरक्की, अगर कारोबार की तरक्की समाज की वजह से होती है और समाज के ऊपर उसका सीधा असर होता है, तो आप ये भी समझ लो कि भाई अगर हमारे कारोबार में कोई प्रॉब्लम हुआ तो उसके असर भी समाज के ऊपर होगा। ये तो नॉर्मल चीज़ है कि भाई अगर फ़ायदा हो रहा है समाज को तो नुकसान भी समाज को होगा ना थोड़ा बहुत। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने कुछ कायदे बनाए हैं, जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 में, फिर एसेंशियल कम्युनिटीज़ एक्ट 1955 में, उसके बाद ट्रेडमार्क एक्ट 1969 में, उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एक्ट 1969 में, उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। हम तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट देखकर भी आए 11वें चैप्टर में, अभी रिसेंटली हमने ये चलाया था। हालांकि समय वक्त की ज़रूरत के मुताबिक जो जूने कायदे हैं उनमें सुधार किया जाता है या बहुत बार उन्हें नाबूद भी किया जाता है। बराबर। जैसे अभी आपको याद होगा कि 1969 में मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड एक्ट 1951 का जो था उसके अंदर अमुक फेरफार किए गए, बदलाव किए गए। क्यों बदलाव किए गए? क्योंकि भाई उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो समाज के लिए या कारोबारी इकाई के लिए हमारी गवर्नमेंट को बराबर नहीं लगी, या उन्हें उस कायदे में कुछ ना कुछ कमी नज़र आई तो उन्होंने उसको तब्दील कर दिया। तो आज हमने कौन कौन से फैक्टर्स देखे? आज हमने सोशल, कल्चरल, लीगल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, ये सारे फैक्टर्स देखे कि ये किस तरह हमारी कारोबारी इकाई के ऊपर असरात पैदा करते हैं। अब इंशाअल्लाह हम हमारे आने वाले सेशन में बात करेंगे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, और इंशाअल्लाह आने वाले सेशन में मैं कोशिश करूँगी कि हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए।